हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेटेड ज़ील। आज हमारे साथ है सूर्यांशी निगम, जिनकी रैंक है ऑल इंडिया रैंक है 51 इन गेट 2025। तो आज इस सेशन में हम जानेंगे सूर्यांशी की पूरी जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग, फिर प्लेसमेंट उन्होंने लिया, फिर क्या गेट रैंक में गेट की तैयारी करी, फिर गेट के बाद उनकी क्या रैंक रही, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, रिविजन स्ट्रेटेजी, डाउन, लोएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स एंड सो ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सूर्यांशी फॉर दिस गुड रैंक इन गेट। थैंक यू सर। सूर्यांशी, तो आपका गेट रैंक ऑल इंडिया रैंक 51 है। आपका सेट कौन सा था? सेट मेरा फर्स्ट सेट था और Okay. उसमें मेरा एक्चुअल स्कोर 88 था, जो नॉर्मलाइज होके 84 पॉइंट समथिंग हुआ। ओके, वेरी गुड। सो लास्ट ईयर भी आपने सूर्यांशी अटेम्प्ट करा था गेट को? यस सर, लास्ट ईयर मेरा रैंक 1002 था, तो Okay. इस साल के प्रिपरेशन मतलब के टॉप आईआईटीज चाहिए थे, तो इसलिए वापस से। तो इस सेशन में आप ये भी जानेंगे कि 1002 से 51 तक की जर्नी के जो गैप फिलिंग था वो कैसे सूर्यांशी ने कवर करा। सूर्यांशी, आप कॉलेज कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कौन सा कॉलेज था आपका? मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन से बीटेक किया था। Okay. मैं 2024 पास आउट हूँ। 2024। तो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कब से करी थी गेट की? एक सीरियस प्रिपरेशन जिसको हम कहेंगे। सीरियस प्रिपरेशन मोस्ट प्रोबेबली मतलब स्टार्ट तो जैसे कि मैंने ज़ील ज्वाइन किया था, ज़ील का ऑनलाइन लिया था 4th ईयर में, मतलब थर्ड ईयर का जो एंडिंग वाला पार्ट होता है। बट कुछ रीजंस के कारण मैंने एक्चुअल प्रिपरेशन अप्रैल में स्टार्ट किया था। तो आपने जो प्रिपरेशन अप्रैल में स्टार्ट करी थी ऑनलाइन बेस पे विद ज़ील, और फिर आपने जो रैंक अचीव करी 1002, और फिर आपने ऑफलाइन ज़ील अगेन दिया, क्योंकि मुझे मतलब थोड़े पहला तो ये था कि एक मोटिवेशन चाहिए पढ़ने का, क्योंकि ड्रॉप में ये होता है कि आप कंटिन्यूसली आपको मोटिवेशन चाहिए रहता है कि आपको पढ़ते रहना है ताकि आप कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। विद दैट मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन में डाउट फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा बेटर होती है कंपेयर टू ऑनलाइन, तो मैंने ऑफलाइन प्रेफर किया, डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो सूर्यांशी ने पहले तैयारी करी अप्रैल एंड से, और फिर प्रॉपर एक बार 1002 रैंक अचीव करी 51 के लिए, फिर उन्होंने वापस से ज़ील को ही सिलेक्ट करा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि सूर्यांशी एक ऐसी स्टूडेंट है जिनके पास एक रैंक के बाद बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते थे कि अदर इंस्टीट्यूट में जाकर के भी वो तैयारी कर सकते थे। बट सूर्यांशी अगेन सिलेक्ट और चूज द ज़ील फॉर देयर ऑफलाइन प्रिपरेशन। अच्छा सूर्यांशी, फिर आपका प्लेसमेंट वगैरह भी आई थिंक जितना मैं समझ पा रहा हूँ हुआ था शायद? यस, एक्चुअली मतलब प्रिपरेशन जर्नी जब वैसे तो मैंने अप्रैल से पढ़ना सीरियसली स्टार्ट किया था, पर ज़ील मैंने फरवरी में ज्वाइन कर लिया था। तो मेरा ये था कि मतलब प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी, तो मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। तो मैंने जो स्टार्टिंग की प्लेसमेंट्स आते हैं उनको मैंने मतलब ऐसे नहीं किया था। फिर मेरा जब रिजल्ट आ गया, फिर मेरी रैंक आई, तो उस बीच में मैंने एक तो टीसीएस का एग्जाम ऑलरेडी दे दिया था। विद दैट फिर मैंने एसेंचर के लिए भी ट्राई किया था, एंड प्रिपरेशन अच्छी रहती है तो एसेंचर और टीसीएस दोनों में प्लेस हो गए। दोनों प्लेस हो गए थे। अच्छा, तो गेट की प्रिपरेशन के थ्रू या फिर आपने कोई डेडिकेटेड प्लेसमेंट की तैयारी करी थी? नहीं, डेडिकेटेड तो प्लेसमेंट लाइक बेसिक कोडिंग तो शायद सभी करते हैं, और बाकी आपके कोर सब्जेक्ट्स मेरे अकॉर्डिंग तो गेट प्रिपरेशन से इतने अच्छे हो ही जाते हैं कि आपको अलग से प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि 1002 एक अच्छी रैंक थी, तो आपने फिर कॉलेज उसके बेस पे चूज क्यों नहीं करा, सिलेक्ट क्यों नहीं करा? व्हाई डोंट यू गो फॉर इट? मतलब अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो मुझे ये था कि मुझे टॉप एनआईटीज और कुछ आईआईटीज लाइक आईआईटी धनबाद वगैरह भी और ट्रिपल आईटीज भी मिल रहे थे, बट मेरे पेरेंट्स का मोटिवेशन एनआईटीज की तरफ नहीं था। उनका था कि जाना है तो अच्छे कॉलेज में जाना है, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे फादर, ब्रदर और मम्मा के आईआईटीज में ही जाना है, तो उन्होंने मुझे ज्यादा फोर्स किया कि एक साल ड्रॉप ले, लाइक उनको मेरे कैलिबर पे ज्यादा विश्वास था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पेरेंट्स विश्वास करते हैं उन स्टूडेंट पे ही करते हैं, बेसिकली उनको लगता है कि हाँ बच्चे कर सकते हैं, तो वो विश्वास बिल्कुल खरा उतरे है सूर्यांशी उसके ऊपर, और एक अच्छी रैंक उन्होंने हासिल करी। व्हाई यू वांट टू अपीयर फॉर गेट? आपको गेट अपीयर क्यों करनी थी? मतलब क्या मोटिवेशन था आपका कि मुझे गेट तैयारी करनी है, या फिर मुझे टेक कंपनी में प्लेसमेंट के थ्रू जा सकते थे? प्लेसमेंट तो पहले तो थर्ड टायर कॉलेज में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाना तो थोड़ा टफ होता ही है। विद दैट मुझे ऐसा लगता था मतलब गेट प्रिपरेशन से पहले तो आप कंप्यूटर साइंस के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनका आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है। Correct. दूसरा, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लाइक सिर्फ मास्टर्स नहीं होता है, बाकी अपॉर्चुनिटीज भी होती है, पीएसयूज भी होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है। पर मतलब ये था कि एक बार और एक सबका रहता है ना कि यार एक बार तो आईआईटी में पढ़ना है, वो सपना सबका रहता है, तो वो भी था। अच्छा, जैसे सूर्यांशी ने मुझे बताया था कि बार्क का भी अभी रिजल्ट आया है, तो बार्क के बारे में आपका क्या रिजल्ट वगैरह रहा है? हाँ, तो बार्क का मतलब डेफिनेटली गेट स्कोर के थ्रू और दोनों के थ्रू मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू जस्ट कट ऑफ मेरा क्लियर हो गया और गेट स्कोर के थ्रू भी क्लियर हो गया। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यूज। थैंक यू सर। अच्छा, आपका लाइफ में क्या गोल है? व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ? लाइफ में तो मतलब
ऐसे एक मतलब थोड़ा Fixed goal नहीं वर्क, हाँ फिक्स नहीं है, मतलब कि वर्क बैलेंस लाइफ और चीज़ें एक्सप्लोर करना मुझे ज़्यादा पसंद है कि मुझे चीज़ें एक्चुअली एक्सप्लोर करके कि हाँ मुझे तब पता चलता है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मतलब इनका है कि जो भी सामने दिख रहा है बस वही हमारा गोल है, बहुत ज़्यादा दूर की अभी नहीं सोचना ज़्यादा है। नहीं सोचते। हाँ अच्छा, प्रीफर्ड कॉलेज कुछ या पीएसयूज में आप जाना चाहेंगे क्या? कब मतलब मेरा तो मास्टर्स करने का ही मतलब है कि मुझे मास्टर्स ही करना है, और मतलब लास्ट ईयर भी यही था कि टॉप तीनों कॉलेज मिल जाने चाहिए, आईटी बॉम्बे, आईएससी और आईटी मद्रास, और रैंक भी अभी है कि उस अकॉर्डिंग मिल ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, एक ज़ील के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाई ज़ील, व्हाई यू वांट टू प्रिपेयर फ्रॉम ज़ील ओनली? ज़ील ओनली इसका रीज़न है कि डेफिनेटली एक तो यहाँ पे मतलब मैम बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस है, और मतलब पर्सनली है तो मेरे भैया का भी एक्सपीरियंस ज़ील के थ्रू ही है, तो वो एक्सपीरियंस पहले से था। तो मुझे ऑनलाइन में भी मतलब मैं लास्ट ईयर ऑनलाइन थी, तो मुझे ये तो है कि मैम का बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। मेरा मेन प्रेफरेंस था कि मुझे थोड़ा और प्रैक्टिस करनी, और मैं मतलब बाद में मैम का ही गाइडेंस लेने आई थी, तो मुझे ये था कि हाँ मैम से तो क्लियर हो जाएगा, और एक वो मोटिवेशन रहेगा कि यहाँ पे सब मोटिवेट ही करेंगे कि अच्छे से करना है। तो इसलिए आपने, और ज़ील का कल्चर आपको पता था पहले से कि आप ऑनलाइन कहीं ना कहीं जुड़े थे, डाउट फीचर फैसिलिटी प्ले, और उसके बाद जो स्टडी मटेरियल था आपको उससे सेटिस्फाई थे, टेस्ट सीरीज से, तो आपको एक कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनी हुई थी। और मतलब एक और पॉइंट था कि यहाँ पे जैसे इंदौर में तो ऑफलाइन रहता है, और मेरा प्रेफरेंस भी ऑफलाइन ही था ड्रॉप में, और विद दैट तो इसलिए। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है सूर्यांशी कि हाउ यू इम्प्रूव योर वीक सब्जेक्ट। मान लो हर स्टूडेंट के कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो उनको लगता है टफ है, हमसे नहीं बन पा रहे, कहीं ना कहीं हमें वीक लग रहे हैं, या पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक नहीं होता तो टॉपिक उनको लगते हैं टफ लगते हैं, वीक लगते हैं, तो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, तो हाउ यू इम्प्रूव फ्रॉम दैट? उसमें तो मतलब ये है कि प्रैक्टिस, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पहला तो आपका प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बट सिर्फ कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग ही काफ़ी नहीं होती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, लाइक PYQs, और जैसे कि ज़ील में होता है कि बेसिक बुकलेट के साथ एडवांस वाला सिस्टम भी होता है, तो मेरा यही प्रेफरेंस था कि मैं एडवांस भी सॉल्व करूँ, और मतलब ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस और कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होते हैं और समझ आते हैं। ओके, तो आपने प्रैक्टिस को ही अपना एक हथियार बनाया, इससे आप इम्प्रूव अपनी चीज़ों को। हाँ मतलब ये मेरा लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस था कि मैंने कुछ कम प्रैक्टिस करी थी, जिसके कारण थोड़े बहुत मेरे मार्क्स जो इधर उधर हुए, तो इसलिए। अच्छा, टेस्ट अपीयरिंग की स्ट्रेटेजीज क्या रहती थी आपकी? कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो कितना रिवीजन करना है? कोई बच्चों को लगता है कि नहीं हमारी भी तैयारी नहीं है, हम थोड़ा वेट करके टेस्ट देंगे, फिर वो जब डेट आती है कि हाँ, तो फिर लगता है नहीं अभी भी तैयारी नहीं है और टेस्ट हम प्रिपेयर करेंगे, ऐसा करते करते बहुत डिले हो जाता है उनका। हाँ मतलब पहला तो यहाँ पे जैसे ज़ील का जो सिस्टम है उसमें टॉपिक टेस्ट होते हैं, तो टॉपिक टेस्ट तो लाइक आप इतना तो प्रिपेयर ही रहो कि आप ऑन टाइम टॉपिक टेस्ट दो। फुल टेस्ट का ये है कि थोड़ा बहुत सबका अपने अकॉर्डिंग होता है, मेरा बहुत ज़्यादा पीछे तो नहीं ही हुआ कभी, मैं टॉपिक मतलब फुल टेस्ट भी दे देती थी, पर मेरा ये टारगेट रहता था कि मैं एडवांस बुकलेट कंप्लीट करूं और फिर मैं फुल टेस्ट दूं। बेसिक बुकलेट, एडवांस बुकलेट और फिर फुल टेस्ट। मतलब फुल टेस्ट के पहले, टॉपिक टेस्ट के पहले नहीं, टॉपिक टेस्ट तो जो बेसिक पढ़ा है और रिविजन ट्राई करती थी कि PYQs भी हो जाए, नहीं होते थे तो ये था कि फुल टेस्ट के पहले मुझे सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट ही करना है, कंप्लीट सब्जेक्ट करना है, फिर फुल टेस्ट को अपीयर करना है। हाँ। अच्छा, फिर टेस्ट दिया और फिर कहीं ना कहीं मार्क्स हमारे कई बार लो भी हो जाते हैं, तो क्या आप उसको कैसे को करते थे कि लो मार्क्स या क्वेश्चन कुछ गलत आते थे तो उनको क्या करते, कैसे सोचते थे, ध्यान रखते थे? ये तो मतलब टेस्ट एनालिसिस और यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं उनसे ही डिस्कस करना कि मतलब मेरी कहाँ कमी रह गई स्पेसिफिकली, मतलब जैसे कि अगर मैं नेटवर्क या OS का टेस्ट दे रही हूँ, या स्पेसिफिकली CSO में कम नंबर आते हैं या नेटवर्क में कम नंबर आते हैं, तो यही रहता था कि यहाँ पे जो फैकल्टीज है और मैम है उनसे आके डिस्कस करना कि मेरी कहाँ मिस्टेक हो गई, उस टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करना और मिस्टेक्स पे ध्यान देना, मेरा यही स्टार्टिंग से फोकस था। ओके, तो जो क्वेश्चन सही हो गए उन पर भी ध्यान देना या फिर उनको नहीं? कभी ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन बाय चांस सही हो जाते हैं, तो मेरा फोकस वो रहता था कि मुझे वो बाय चांस वाली गलती नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम में आपको 100% प्रिपेयर ही रहना है। तो मैं एनालिसिस सबका करती थी जो सही थे उनका भी, और मैं देखती थी कि जो बाय चांस सही हुए हैं वो क्यों सही हुए हैं और मतलब मेरा और उसमें क्या डिफरेंस है एक्चुअली, और फिर मेरा मिस्टेक्स पे फोकस था। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने 25 क्वेश्चन का टॉपिक टेस्ट अटेम्प्ट करा, तो उनके 15-20 अगर सही हैं, जो गलत है उन पे ध्यान देते हैं, उनके सॉल्यूशन रीड करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, बट वो उन क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते हैं जो उनके सही हैं, बट कहीं ना कहीं उनके सॉल्यूशंस में उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। तो मेरा सभी स्टूडेंट को एक ही सजेशन है कि जो सही भी क्वेश्चन आपके गए हैं उनके सॉल्यूशंस भी एक बार ज़रूर विजिट करें, ताकि उसमें कोई नई स्ट्रेटेजी या कुछ नया तरीका हमको सीखने का एक शॉर्ट तरीका भी मिल सकता देखने को। ओके सूर्यांशी, टेस्ट अपीयरिंग के बाद हम बात करेंगे एक नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि रिविजन स्ट्रेटेजीज क्या होती है रही आपकी?
रिवीजन स्ट्रैटेजीज पहले तो ऐसा था कि लास्ट ईयर का प्रिपरेशन मेरा पहले से थोड़ा बहुत था, तो मैंने फिर से जब प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट किया तो मेरा फिर से यही फोकस था कि मैं पहले तो कोर्स कंप्लीशन करूंगी। तो जैसे कि ज़ील में होता है कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स राउंड टेस्ट चालू होते हैं, तो ये तो पता था कि यहाँ से मेरे को रिविजन चालू करना है और मुझे मेरा टारगेट है कि मुझे सितंबर में कोर्स पूरा खत्म करना है। फिर अक्टूबर में जब एक्चुअली राउंड होते हैं तो पहला राउंड 1 जो होता है वो सब्जेक्ट वाइज होता है कि एक एक सब्जेक्ट का हो रहा है। तो जो सब्जेक्ट होता था मैं पहले उसकी थ्योरी रिवाइज करती थी। बेसिक बुकलेट में मैं जब पहली बार बेसिक बुकलेट सॉल्व करती थी तो मेरे उसमें जो मार्क्ड क्वेश्चंस थे वो रिवाइज करती थी। विद दैट मैंने एडवांस में भी मार्क्ड क्वेश्चंस थे वो रिवाइज करती थी, पीवाईक्यूज रिवाइज करती थी और फिर मैं राउंड में अपेयर होती थी। पीवाईक्यूज पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज जैसे आपने डिस्क्रीट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, डिस्क्रीट के पीवाईक्यूज। हां, डिस्क्रीट के पीवाईक्यूज जो भी सब्जेक्ट वाइज। तो सूर्यांशी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया, मार्क क्वेश्चन। तो ये मार्क क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, थोड़ा स्टूडेंट्स को बताएं। मार्क क्वेश्चन मतलब आप जब भी बुकलेट जैसे सॉल्व करते हैं तो आपको कुछ क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको या तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाते या फिर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट है जो हमको याद रखना है। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को बेसिक और एडवांस में मार्क करके रखती थी ताकि ये मुझे रिवीजन के टाइम पे याद रहे, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व करके भूल जाते हैं तो वो बार बार रिवाइज होंगे तो वो कंसेप्ट याद रहेगा। करेक्ट, जो चीज़ें ध्यान रखने वाली है उनको मार्क करना, जो कुछ नई चीज़ सिखाने वाले क्वेश्चन है उनको मार्क करना, ये स्ट्रेटजी। अच्छा, लोएस्ट मार्क्स और हाईएस्ट मार्क का एक शॉर्ट अगर अपन देखें मॉक के अंदर ही बात करें, मॉक में हाईएस्ट तो मतलब ऐसे स्टार्टिंग अगर मैं मॉक की बात करूँ तो मेरे 82 पॉइंट समथिंग जो थे वो हाईएस्ट थे आपके 82 मार्क्स। और लोएस्ट में मेरे 66 या 65 समथिंग जो थे वो लोएस्ट थे। तो मतलब था, और बीच में ऐसा होता है कि हाईएस्ट लोएस्ट का कॉम्बिनेशन होता है हमेशा। कहीं ना कहीं आपके गेट के मार्क्स और फाइनल रैंक के मार्क्स से वो भी से मैच कर रहे हैं। 84 आपके मार्क्स हैं। हाँ, 84 पॉइंट समथिंग और इधर 82 मार्क्स हाईएस्ट उनके रैंक। तो यहाँ पर ये भी और आपकी रैंक क्या रहती है स्टूडेंट्स के अंदर अगर आप कंपेयर करते थे तो क्या रैंक में आप? तो मतलब अगर मैं मॉक्स में कंपेयर करूँ तो टॉप 10 में तो आ ही जाती थी, टॉप 10 या 12। मतलब कभी कभी जब बहुत जैसे आपका मोटिवेशन कभी कभी डाउन रहता है और कम मार्क्स आते हैं तो टॉप 10 या 12 पर टॉप 10 में आ जाती है। अच्छा, ये मुझे एक चीज़ ध्यान आ रही है कि तुम्हारा थोड़ा टाइम पहले शायद सर के पास फोन आया था कि सर मुझे टेस्ट दे दिए मुझे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मुझे डर सा लग रहा है। हाँ, तो वो ऐसा क्यों हो रहा था, क्या था उस टाइम? एक्चुअली उसका ये था कि मतलब ऐसा था हमने बहुत प्रिपरेशन कर लिया, आप टेस्ट बहुत सारे एट द एंड जब मॉक चालू होते तो आप बहुत ज़्यादा टेस्ट देते हो। तो आखिरी में मेरे साथ ये हो गया था कि मैंने बहुत मार्क्स दिए, मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, फिर धीरे धीरे मेरे डिक्रीज हो रहे थे तो मेरा कॉन्फिडेंस और लो होता जा रहा था। तो क्वेश्चन सॉल्विंग में मतलब बहुत प्रैक्टिस कर ली थी, तो मुझे सर ने बोला था कि थोड़ा सा ब्रेक ले, मतलब 2-3 दिन का, कि अब इसके बाद ओवरलोड हो गए थे आप। हाँ, तो उसके बाद देना ऐसा। अच्छा, एक जो अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे पास लास्ट ईयर भी और भी स्टूडेंट थे जो काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थे, बट कहीं ना कहीं उतनी अच्छी रैंक, बहुत अच्छी रैंक उनकी अचीव नहीं हो पाई। जब हम लोगों ने उनसे डिस्कस करा कि क्या कारण रहा आपका, तो वो उनका कारण उन्होंने बताया डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द पाथ। मतलब उन्होंने मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल पाथ को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था एग्जाम के 2-3 मंथ पहले, और कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्शन और डिविएशन फ्रॉम द पाथ के कारण उनका रिजल्ट्स पे इफेक्ट दिखा। तो स्टूडेंट्स चाहते हैं बहुत सारी सोर्स से पढ़ना, तो आपने भी ये चीज़ फॉलो करी थी कि आप सिर्फ एक लाइन में ही आगे बढ़ते रहे? अब मेरा स्टार्टिंग से मतलब ये रहता है, क्योंकि मतलब वो डिस्ट्रैक्शन फील ही नहीं करना था मुझे। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि लिंक्डइन और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वही बात करने वाला कि आपको बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होगा कि हम यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, हम यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, हमको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। मेरा स्टार्टिंग से एक ही फोकस था कि ये करना है, मतलब ज़ील का फॉलो करना है तो मेरे को ज़ील का फॉलो करना है, क्योंकि एक प्रॉपर होना चाहिए। बेसिक करो, एडवांस करो, बहुत मटेरियल होता है करने को, आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन ही कर सकते हो। तो मेरा तो स्टार्टिंग से एक ही फोकस था कि मुझे एक ही फॉलो करना है। कई बार ऐसे लिंक्डइन पे आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करें कि आप अदर इंस्टीट्यूट से तैयारी करें, पढ़ के देखिए, तो उनको हो सकता है वो अच्छा लगा हो। तो आपके साल भर की तैयारी एक इंस्टीट्यूट से थी, आप उसके कारण दूसरे फैकल्टी दूसरे इंस्टीट्यूट पर डिपेंड हो जाते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे जो ऑनलाइन में फ्री में बहुत सारा पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, बट जब आपकी प्रिपरेशन में कोई दूसरा ट्रस्ट आपको गेन करता तो आप कहीं ना कहीं प्रीवियस ट्रस्ट पर ब्रेक हो जाते हैं, और विश्वास कम होने के कारण आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में बहुत फर्क पड़ता है। आपको पता नहीं चल रहा है कि ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हमारी डाउन हो रही है, बट यू आर समवेयर यू आर डिमोटिवेटिंग योरसेल्फ, और फिर आप एक विश्वास कम होने के कारण आपका रिजल्ट पे फाइनली इफेक्ट होता ही होता है। जितने स्टूडेंट थे जिन्होंने ज़ील के साथ हमेशा स्टार्टिंग से एंड तक पूरा विश्वास बना के रखा, उनका रिजल्ट आपके सामने ही हम लोग देख रहे हैं। उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, जैसे सूर्यांशी है, आयुष है, सौरभ थे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल डेविएट नहीं है और बहुत अच्छी रैंक हासिल करी, एक लक्ष्य, एक इंस्टीट्यूट, एक विश्वास के साथ। अच्छा सूर्यांशी, एप्टीट्यूड और मैथ्स के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन है। इससे बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से बोलते हैं नहीं एप्टीट्यूड हमारा
मतलब हम लोगों ने पढ़ा है, बुकलेट हमने सॉल्व कर ही रखी हुई है, RS अग्रवाल पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड और मैथ्स को थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं कई बार बच्चे, या तो पढ़ लेते हैं तो बुकलेट सॉल्व नहीं कर पाते, तो एंड तक उसको ले जाते हैं, और एंड में ले जाने के बाद फिर जो रिवीजन आपको मेन टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बारी आती है तो वो रिवीजन उसका या प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसके कारण भी कई बार स्टूडेंट्स के मार्क्स लो हो जाते हैं। तो आपने उसको कैसे डील करा मैथ्स सेफ्टी को? मतलब कोर्स का सितंबर का जो टारगेट था उसमें सब कुछ इंक्लूडेड था, मैथ्स भी एप्टी भी। एप्टी मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा अच्छा था, तो मैंने एप्टी के लेक्चर्स तो नहीं बट मैंने प्रैक्टिस करी, और मैथ्स के तो मैंने लेक्चर्स ही देखे थे, और लेक्चर्स और प्रैक्टिस। कुछ लोगों को ये फायदा होता है कि उन्होंने फर्स्ट ईयर, जैसे मेरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैंने बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ा था तो थोड़ी हेल्प हो जाती है, और कुछ बच्चों की नहीं होती तो उनको जब वो पढ़ते हैं तो टफ लगता है और वो छोड़ देते हैं। तो यही है कि हमको छोड़ना कुछ नहीं है, हमको स्टार्टिंग से करना है, और यही है कि आखिरी तक कुछ नहीं लाना है, क्योंकि आखिरी में कुछ टाइम नहीं बचता है, और विद दैट आपका कॉन्फिडेंस लूज होने का मतलब रहता है। तो मुझे ऐसा था कि मुझे कॉन्फिडेंस लूज तो कहीं भी नहीं करना है, कॉन्फिडेंस आखिरी तक रखना है। तो इसलिए मेरा ये था कि पहले प्रेशर ले लूं, पहले सारा कर लूं, जो नहीं हो रहा है वो कर लेना चाहिए। तो मैंने साथ साथ ही स्टार्टिंग से, मतलब आपने बुकलेट भी सॉल्व करी थी पूरी? हाँ, मैथ्स की मैंने करी है पूरी बुकलेट सॉल्व करी थी। ओके, नेक्स्ट है मैंने एनी मोटिवेशन फॉर जूनियर, कि वो जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट, अभी 3rd ईयर में हैं या 4th ईयर में हैं, जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट करी है कुछ 1-2 महीने पहले, उनके लिए एक जनरल गाइडेंस किस तरीके से आप देना चाहिए? गाइडेंस तो यही है कि पहला कि एक रिसोर्सेज जो फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो करें, डेविएट तो बिल्कुल ही ना हो, क्योंकि डेविएशन के बहुत सारे पाथ रहते हैं, और आप जो भी फॉलो कर रहे हो उसको कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन के साथ, कि हमको टेस्ट नहीं छोड़ना है, मतलब नहीं छोड़ना है, चाहे हमारी एग्जाम्स आ जाए। क्योंकि ये मैंने 4th ईयर में शायद एक्सपीरियंस किया है कि मेरे बहुत सारे गैप्स हो गए थे, तो वो 1002 तक मुझे लेके आया, मैं उससे भी ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट करी थी। तो मैं ये कहूँगी कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, मतलब करना है तो करना है, आज कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा दिन का टारगेट ये है तो मुझे करना ही है। भले मैं दिन में 2 घंटे पढ़ती थी, पर मैंने कभी दिन को खाली नहीं जाने दिया कि मतलब हमको पढ़ना ही है। 1 घंटे रिवाइज कॉपी, मन नहीं हो रहा है आज कुछ नहीं पढ़ना है तो मैं सब्जेक्ट कॉपी खोल के रिवाइज कर लूंगी, लेकिन मैं करूंगी। अच्छा, ये स्टूडेंट कई बार लेके आते हैं, सर अभी कोई मन नहीं हो रहा है हमारा पढ़ने का, अब क्या करें? तो आपने आपको टारगेट बना था कि मैंने इतने आवर्स बेसिकली पढ़ना ही है? आवर्स टारगेट तो मेरा स्टार्टिंग से नहीं था, मतलब बहुत वो ऐसा रहता है कि आपको एक मोटिवेशन रहता है कि जब आपके पास कुछ नहीं है तो आपको यही करना है। तो मैं ऐसे थोड़े करियर ओरिएंटेड हूँ, तो मुझे ये था कि अब मुझे पता है कि मेरे पास सिर्फ है जो है वो गेट है, सिर्फ और जो है वो गेट है, मतलब एक लक्ष्य था आपके पास। भी प्लेसमेंट्स वगैरह मैं छोड़ चुकी थी, तो मेरे पास अब ऑप्शन नहीं था कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, तो मुझे ये था कि जो है वो गेट है, तो वो अंदर से एक मोटिवेशन था। बीच में मुझे जैसे डेंगू आता तो उसके बाद मैं डेविएट हुई थी कि मुझे बहुत डर लग रहा था, और यहाँ पे राउंड्स के टेस्ट ऑलमोस्ट चालू हो गए थे और मुझे दिवाली के पास डेंगू आया था, तो मेरा 1 वीक का प्रॉपर गैप आ गया था। बट ये था कि मतलब मेरे पेरेंट्स वगैरह ने ये समझाया कि जो भी होगा वो करने से होगा, हम एक बार कोशिश करते हैं, जो हमको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, हमको अपना फुल देना, ताकि हम वहां जाके रिग्रेट ना करें कि हमने फुल नहीं दिया था। करेक्ट। तो बस यही है कि मतलब पेरेंट्स का मोटिवेशन था मुझे, पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे लग रहा है स्टार्टिंग से आपका एंड तक पूरा रहा, उसके कारण भी एक इतनी अच्छी रैंक हासिल कर पाना, एक बैकग्राउंड मोटिवेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट को जब भी लो फील होता है तो उनसे डिस्कस कर सके, बात कर सकें। तो पेरेंट्स का मोटिवेशन इज बेस्ट मोटिवेशन फॉर। अच्छा, इसमें एक जनरली देखते हैं हम कि बच्चे पढ़ते तो हैं, कई बार डिस्ट्रैक्शन भी होता है, माइंड स्टेबल नहीं रहता, तो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ माइंड आपके कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करते हैं क्या? कैसे करी आपने, क्या करते थे आप? मतलब डिमोटिवेशन के लिए तो मतलब ऐसा था कि मतलब मेरे भैया ने मुझे सजेस्ट किया था कि भगवद गीता पढ़ती थी, मतलब मैं रोज 1 श्लोक पढ़ती थी, मतलब अभी भी मैं कंटिन्यू ही हूँ उसमें, मैं रोज 1 श्लोक पढ़ती हूँ। एंड वो मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि हाँ वो बहुत अच्छा पॉइंट था, आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं और आपको एक पॉजिटिविटी आती है लाइफ में। तो मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी। चैंटिंग वगैरह आप करते थे? चैंटिंग माला के भी करते थे? पहले करती, मतलब वो तो मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था। पहले मतलब मेरा मोटिवेशन मुझे भगवद गीता से आया था कि मैं बहुत, जैसे मैंने आपको बताया कि डेंगू के बाद मैं बहुत डिमोटिवेट सी हो गई थी, तो फैमिली सपोर्ट था। विद दैट मेरे भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि रोज 1 श्लोक पढ़ भगवद गीता का, तो मैं वो पढ़ती थी। एंड देन धीरे धीरे फिर उसने मुझे थोड़ा चैंटिंग की तरफ मोटिवेट किया, तो मैं एक राउंड करती थी। बहुत ही अच्छी फैमिली आपकी, आपको हर तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं उन्होंने। चलिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं एक चीज़ जो सूर्यांशी की प्रैक्टिस में या बातों में समझ पा रहा हूँ कि उन्होंने कोई भी दिन खाली नहीं जाने दिया। एक तो उन्होंने बात कही कि मैं 2 घंटे दिन में नहीं पढ़ पा रही तो 2 घंटे तो पढ़ना ही है, अगर पूरा बहुत सारा पेज नहीं पढ़ पाई तो 1 श्लोक में भगवद गीता को पढ़ना, मतलब दिन को खाली नहीं जाने देना, कुछ ना कुछ तो अपनी टारगेट की तरफ आगे बढ़ने के लिए भले 1% इंप्रूव करें बट करना है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट दैट आई फाउंड। अच्छा, एक क्वेश्चन, हर स्टूडेंट तैयारी करता है, उसको लगता भी है कि मेरी तैयारी सही चल रही है, मेरे मार्क्स एवरेज आ रहे हैं। भाई टॉपर के भी हमने वीडियो देखे, उनके मार्क्स भी एवरेज आते थे और आगे जाके उनकी बहुत अच्छी रैंक आई। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का आता है
तो उतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाती, इतनी टॉपर की रहती है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आपकी रैंक आई तो क्यों इतनी अच्छी रैंक आई, और बच्चे दूसरे जो पढ़ रहे हैं उनकी नहीं रैंक आई, तो ऐसा क्या डिफरेंस था? मुझे मतलब मैं अपने आसपास के सर्कल में जो फील कर पा रही हूँ कि बच्चे ऐसे होते हैं कि कंसिस्टेंटली कुछ लोग एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं, एक सब्जेक्ट प्रिपरेशन के बाद उनके उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो वो सेकेंड सब्जेक्ट की तरफ उतना मतलब प्रिपरेशन के ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। Okay. मेरा पहला पॉइंट स्टार्टिंग से यही था कि मुझे इस पर नहीं फोकस करना है, मुझे अच्छे आ रहे हैं, मुझे मेरे मिस्टेक्स पे फोकस करना है, क्योंकि मतलब मेरा ये था कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, वहां जाके कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं आता। ये वाली सिचुएशन मुझे एग्जाम में नहीं चाहिए थी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली होते हैं कि कभी कभी आपको नहीं हो पाते, बट मिस्टेक्स के और फोकस था। और यही मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में कंसिस्टेंसी की कमी है, तो वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के आजकल ये होता है कि मन नहीं हो रहा है तो चलो हम इंस्टा देख लेते हैं या ये, तो मेरा तो ये सब अनइंस्टॉल था। मतलब हाँ, मैं पूछने वाला था कि सोशल मीडिया से कितनी दूरी बनाई थी आपने? मतलब मैं सोशल मीडिया पे उतनी तो एक्टिव नहीं हूँ, मैं सिर्फ व्हाट्सएप ही चलाती हूँ, मतलब ऐसा है। और रही बात लिंक्डइन और इंस्टा की, तो लिंक्डइन तो मैं बहुत रेयर चलाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है कि लोगों के प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो वो मुझे चाहिए नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं नेगेटिव पर्सन हूँ, तो मुझे वहाँ से नेगेटिविटी आएगी। और इंस्टा का मैंने अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया था, मुझे देखना ही था कि लोग क्या कर रहे हैं, मतलब क्योंकि उससे डेफिनेटली डिमोटिवेशन आता है, और आप नहीं, कभी कभी आप जैसे रील स्क्रॉल करना ये सब आप कंट्रोल नहीं कर पाते, टाइम बहुत वेस्ट होता है, क्योंकि आपका वो ऐसा होता है कि आपका मन नहीं हो रहा है तो चलो मैं ये देख लेता हूँ, तो वो मुझे था ही नहीं। मैं पढ़ती थी, मैं यूट्यूब थी, तो मैं दिन में बहुत कंसिस्टेंसी, लाइक मैं सुबह पढ़ रही हूँ, मैं 6, 7, 8 बजे तक कंटिन्यू पढ़ती थी, फिर उसके बाद मैं नहीं पढ़ती थी। उसके बाद मेरा ये था कि मेरे को थोड़ा एंटरटेनमेंट करना है तो मैं घर पे बात कर लूंगी, या फिर मैं कुछ यूट्यूब वगैरह पे देख लूंगी, पर ये कि उसके पहले जो दिन में पढ़ती थी वो कंसिस्टेंट पढ़ना है। अच्छा, मॉर्निंग स्टडी आप करते थे बेसिकली ज्यादा? नहीं, मतलब वो तो पूरा, मतलब जैसे आप सुबह उठ के थोड़ा मेरा ऐसा था कि रिवीजन करती थी मैं, और फिर मैं यहाँ पे जील में जैसे लाइब्रेरी में आती थी, तो मेरा सिस्टम था कि मैं 11 से ऑलमोस्ट 6:30 तक रहती थी, तो वो कंसिस्टेंट के मतलब कुछ नहीं देखना है, सिर्फ जील का कल्चर आपको डाउट सॉल्विंग के लिए मटेरियल और टेस्ट सीरीज के टर्म में अगर शॉर्ट में डिस्क्राइब करना चाहें तो क्या कहेंगे? टेस्ट सीरीज के लिए तो मैं रिवीजन पर मतलब पर्सपेक्टिव के लिए बोलूँ तो वो बेस्ट है, क्योंकि आपको एक रिवीजन का एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट ऑलरेडी जील की टेस्ट सीरीज ने बना रखा है कि अगर आप प्रॉपर राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में आप अगर रिवीजन करना चाहें और टॉपिक टेस्ट, फुल टेस्ट, ऐसा लगता है कि थोड़ा बच्चों को लगता है कि टफ है टेस्ट, बट जैसे कि इस बार सेट 2 आया था, तो डेफिनेटली हमको हर चीज के लिए प्रिपेयर करना है, सिर्फ इजी के लिए हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम वर्स्ट केस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमको वो भी प्रिपेयर करना ही है। और डाउट फैसिलिटीज तो मतलब ऑनलाइन में भी बेटर ही थी, लाइक मैं जब ऑनलाइन मैंने ज्वाइन किया था तब जूम मीटिंग पे होती थी डाउट सॉल्विंग, पर कहीं ना कहीं मैं शायद उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाई, और मुझे ऐसा लगता था कि ऑफलाइन में ज्यादा बेटर है। तो फिर यहाँ पे मैं जैसे पढ़ने आती थी यहाँ पे लाइब्रेरी में, तो ये सिस्टम था कि यहाँ पे क्या है कि उठ के चले जाओ आशीष सर के पास, वैसे सर के पास या आपके पास, तो बस यही था। तो डाउट्स आपके पूरे सॉल्व हो जाते हैं, नो डाउट फॉर डाउट्स? हाँ, नो डाउट, मतलब अगर रहते भी थे, जैसे अगर कुछ डिस्कशन चल रहा है तो वो लंबा भी चल रहा था, तो मुझे याद रहता था कि हाँ सर, और सर ही पूछ लेते थे कि इसका क्या हुआ या इस डिस्कशन का क्या हुआ। एक कनेक्टिविटी हो जाती है जब ऑफलाइन बच्चे जुड़ते हैं, आते हैं, पूछते हैं, तो हमको स्टूडेंट्स के नाम भी पता लगते हैं और एक कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी बन जाती है। हम जब मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि लोग डर के मारे डाउट नहीं पूछते, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पूछना चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और उससे आपको और मोटिवेशन आता है, क्योंकि आपको फैकल्टीज भी मोटिवेट करती है। एक जनरल गाइडेंस भी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं कि यार जो आप कर रहे हैं वो सही है। कई बार लो मार्क्स के कारण बच्चे मिलने नहीं आ पाते कि सर इतने कम मार्क्स लेके क्या बोलेंगे सर की तैयारी कर रहे हो और मार्क्स नहीं आ रहे आपके, क्या पढ़ाई कर रहे हो। इसके कारण कई बार एक बच्चों को थोड़ा हेजिटेशन होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हर स्टूडेंट के लो मार्क्स हाई मार्क्स आते हैं, हमारे लिए सभी स्टूडेंट सेम ही है, तो आप बिल्कुल आए, मिलें, नीचे पूछें। अच्छा, और स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज की बात करें, स्टडी मटेरियल आपने बताया, क्लासेस, मैम की क्लासेस का भी एक छोटा सा। क्लासेस तो डेफिनेटली ऑफलाइन क्लासेस मुझे बेस्ट लगी, क्योंकि आप मैम से इंटरेक्ट कर सकते हो, मैम डाउट सॉल्विंग करती है, तो मुझे मतलब मैम का तो स्टार्टिंग से मोटिवेशन लगी, मैम को देख के मोटिवेशन आता था कि हाँ पढ़ना है, तो वो स्टार्टिंग से ऑफलाइन क्लासेस मुझे ज़्यादा मोटिवेटिंग लगती थी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका क्लास इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स के, आप जो डिफरेंट डाउट्स होते हैं, मैम जब वो सॉल्व करती है तो आपको भी क्लिक होता है कि अच्छा आपने उस वे में नहीं सोचा, उसने उस वे में सोचा, तो वो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ वो ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा बेटर होता है। अच्छा, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में हम रिकॉर्डेड कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, 1 ईयर रिकॉर्डेड कोर्स, तो उसकी हेल्प आपने ली थी? मुझे नहीं, मतलब मेरे सर्कल में तो जैसे मेरा तो ऑलरेडी एक बार ऑनलाइन था ही, पर मैंने जो मतलब आसपास देखा है, तो कभी कभी क्या होता था कि बच्चों को नहीं समझ आ रहा है, तो उनके पास एक रिकॉर्डेड मतलब ये रहता था कि बैकअप वो देख सकते, तो ये एक अच्छी बात है कि आप देख सकते हो, आपके पास ऑफलाइन के अलावा दोबारा वापस ऑफलाइन आने के लिए जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन एक बार रिवाइज के लिए लेक्चर देख सकते हो।
आई होप कि मैंने सारे ही पॉइंट्स आपके कवर करे होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको डाउट भी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा और हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व हो। और आई होप कि इट्स टाइम टू एंड दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच सूर्यांशी फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और हम यही कोशिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आपको जो डिज़ायर्ड आईटीज़ हैं वो सारी मिल जाएं, जो भी आपके आगे के लाइफ के गोल हों वो अचीव करें, आप एक बहुत अच्छा फ्यूचर आपका हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।